जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग पहले वीडियो में इसके पढ़े थे। बायो के जो पहला वीडियो था आपके पास पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन था, उसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लघु बीजाणु जनन क्या है, परागकण कैसे बनते हैं, परागकण में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, परागकण के ऊपरी स्तर क्या होते हैं। तो परागकण के बारे में पूरी डिटेल में वहां पर पढ़ चुके। बात आती है इसके भैया क्या, इसमें गुरु बीजाणु जनन कैसे है, अर्थात भैया क्या सीड का निर्माण कैसे होता है, इनमें कौन सा भाग जो होता है फल का निर्माण करता है, फल भित्ति क्या बनती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आता क्या गुरु बीजाणु जनन। होता क्या है, जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें आपके पास क्या ये होता है वर्तिकाग्र। और जब वर्तिकाग्र की बात आती है तो परागण के समय जब परागण की क्रिया होती है तो इसी में से आती है क्या पॉलन ट्यूब जो होती है वो पहुंचती है आपके पास क्या ओव्यूल तक पहुंचती है। तो ओव्यूल क्या होता है आपके पास, इस तरह अगर देखा जाए तो आपके पास क्या ओव्यूल एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर क्या होता है आपके पास, ये आपके पास कहते हैं कि एग सेल, अंड कोशिका, साथ में आपके पास सिनर्जिड्स, इन सभी चीजों का जो होता है आपके पास क्या निर्माण होता है। ये कैसे होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे आपके पास क्या 3 कोशिकाएं जो होती है वो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं आपके पास क्या यहाँ पर होती हैं, और 2 केंद्रक जो होते हैं एक कोशिका का निर्माण इस तरह से यहाँ पे करते हैं। तो ये पूरी चीजें हम लोग यहाँ पे ध्यान देके चलेंगे क्या होता है। तो बात आती है आपके पास क्या गुरु बीजाणु जनन की, मेगास्पोरोजेनेसिस। बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस है क्या, बात जब मेगास्पोरोजेनेसिस की बात आती है तो जब ओव्यूल अपरिपक्व अवस्था में रहता है तो ओव्यूल के अंदर आपके पास क्या ऐसी बहुत सारे आपके पास क्या भैया कोशिकाएं होती हैं जो बेसिकली क्या करती है, जिनके अंदर क्या होगा सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। ये ओव्यूल की संरचना है, इसमें ऐसी बहुत सारी पतली पतली कोशिकाएं या फिर क्या पास एक्टिव सेल्स होती हैं। ये कोशिकाएं कहलाती है आपके पास क्या स्पोरोजिनस टिश्यू, या फिर इसको हम लोग कहते हैं आर्की स्पोरियल सेल। जो आर्की स्पोरियल सेल है या फिर क्या हम लोग इसको प्रसुप्ति कोशिका भी कहते हैं। तो जो आर्की स्पोरियल सेल होता है उसमें विभाजन की क्षमता होती है, और जो विभाजन की क्षमता आप कह सकते हैं सब में न्यूक्लियस है। लेकिन जो आपके पास एक जो मुख्य बिंदु होता है, जो मुख्य सेल होती है, मेन इसमें जो कोशिका होती है उनके अंदर जो होता है अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा थोड़ा सा क्या डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब जब डेंस साइटोप्लाज्म है तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात आपके पास इसको हम लोग क्या कहेंगे आर्की स्पोरियल सेल। ये आर्की स्पोरियल सेल जो होती है कुछ समय के पश्चात जब यहाँ पे क्या इसका विकास होता है, जब वृद्धि होनी चालू होती है तो ये अगल बगल की कोशिकाओं से कुछ न्यूट्रिशन को ग्रहण करके आकार में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। जब आकार में बड़ी हुई तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ये कहलाते हैं आपके पास क्या मेगास्पोर मदर सेल। अभी तक यहाँ पे अगर देखा जाए जितनी भी इसमें मतलब आपके पास बाहरी आवरण है, अध्यावरण है इसका, तो आपके पास जो ये अध्यावरण है इनके अंदर जो होती जो कोशिकाओं की जो व्यवस्था है ये सभी की सभी जो होती है वो द्विगुणित होती है। सभी कोशिकाएं की द्विगुणित हैं आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी कोशिकाएं होती हैं ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित है। जब कोशिका विभाजन होता है तो आपके पास इसमें अर्धसूत्र विभाजन के फलस्वरूप ये बनते हैं आपके पास क्या बनते हैं अंड कोशिका, एग सेल बनते हैं, जो आगे चल करके आपके पास क्या जब यहाँ पर विभाजन हो जाएगा निषेचन जो होती है, निषेचन के बाद ये क्या करेंगे आगे चल करके भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से आपके पास क्या करा ये आपके पास ओव्यूल है। कभी कभी इसका क्या होगा यूपी बोर्ड में अगर देखा जाए तो नामांकित चित्र पूछ लिया जाता है, ठीक है, नामांकित चित्र बनाइए या फिर सचित्र इसका वर्णन कीजिए, देवहूत्री प्रश्न है इनके। तो ये आपका जो कोशिका हो चुकी, जो ये पहले वाली कोशिका थी, इसके अंदर क्या होता है रीजनरेशन जो पावर है इसके अनुसार क्या करता है अगल बगल की कोशिकाओं से जब न्यूट्रिशन ग्रहण करता है सभी सेल 2n, यहां भी जितनी भी कोशिका है सब 2n, तो
तो ये जो 2n कोशिका यहां से आई, इस समय इसके अंदर क्या है, विभाजन की क्षमता है। और जब विभाजन की क्षमता है तो इसको हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये होती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। जब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है तो इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता क्या, पहला जो विभाजन होता है वो कहलाता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। और ये जो होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो फर्स्ट होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में भी कौन सा है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, जो वास्तव में अर्धसूत्री विभाजन के समान होता है, जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, क्या होगा, ये बनेंगे आपके पास क्या, इस प्रकार से दो बनते हैं, एक सेल ये और एक सेल ये, दोनों में केंद्रक है। गुणसूत्रों की संख्या जो होगी वो हैप्लॉइड हो गई, अगुणित हो गए। इसके बाद क्या होता है, पुनः जो होती है एक बार और इसमें डिवीजन होता है तो कहलाता है आपके पास अर्धसूत्री सेकंड कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है। और जब बात अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की आती है तो इस प्रकार से क्या होगा, ये अर्धसूत्री विभाजन जो होता है सेकंड वो समसूत्री के समान होता है। समसूत्री मतलब क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या जिनमें समान होती है। तो बनेगा आपके पास क्या, इस प्रकार से चार कोशिकाएं बनती हैं, चारों का आकार लगभग समान होता है। इनमें भी आपके पास क्या, ये है क्या, ये जितनी भी कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, चार की जो चार कोशिकाएं हैं ये सभी अगुणित होती है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, अगुणित, सभी कोशिकाएं अगुणित हैं। और अगुणित में से क्या होता है, इसमें से आपका जो ये तीन कोशिकाएं होती हैं ये इसको न्यूट्रिशन देने के चक्कर में क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, पोषण देने के चक्कर में, इस कोशिका को पोषण देने के चक्कर में जो डीजनरेट हो जाती है। तो ये खाली आपके पास क्या, ये इस तरह से डीजनरेट हो गई, नष्ट हो गई। ये तीन कोशिकाओं का यहाँ पे रेमिनेंट बने, अवशेष बचा, और ये आकार में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। इसको पोषण कौन, ये तीनों जो है इसको पोषण देने में खत्म हो गए, नष्ट हो गए। बाकी आपके पास क्या, इस तरह से आपके पास पढ़ो। चलो केंद्र नहीं बनाते हैं। अब क्या होता है इस कोशिका में, ये आपके पास क्या फंक्शनल है, बाकी तो तीन डीजेनरेट हो चुके, ये फंक्शनल है, आपको लिख सकते हैं आपके पास क्या फंक्शनल, क्रियाशील। जब ये फंक्शनल है तो क्या करेगा इसमें, इसमें आगे चल करके होगा न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। जब इनका न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो खाली और खाली कोशिका के अंदर अभी जो होता है, पहले क्या होगा, एक केंद्रक से ये दो केंद्रक का निर्माण करते हैं न्यूक्लियर डिवीजन में, दो केंद्रक से फिर क्या होगा आपके पास न्यूक्लियर डिवीजन, और आगे चल रहा है इस तरह से आपका पास ये भी न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन आपका फर्स्ट था, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगा। आपके पास क्या न्यूक्लियर डिवीजन आपके पास क्या सेकेंड भी हो गया। जो न्यूक्लियर डिवीजन सेकेंड है उसमें क्या बना आपके पास, अब ये क्या होगा, इसके पास कुल ऐसे चार केंद्रक हो गए। एक बार पुनः न्यूक्लियर डिवीजन एक और होता है, वो कहलाता है आपके पास न्यूक्लियर डिवीजन थर्ड, ये अंतिम बार है। इस प्रकार से कुल क्या होते हैं, ये जो कोशिका होती है उसमें कुल 8 केंद्रकों का निर्माण हो चुका होता है। ये 8 केंद्रक बन चुके होते हैं, ये कहलाती है इनकी 8 केंद्र की अवस्था। बाद में क्या होता है इनका जो होता है वो ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन कहलाता है। जब पोलराइजेशन होता है तो ध्रुवीकरण पे ये क्या होते हैं, ये ओव्यूल में अलग अलग भी क्या छोर की ओर चले जाते हैं। इसमें से 3 जो कोशिकाएं होती हैं बिल्कुल इस तरह से 3 कोशिकाएं आपको यहां पर मिलेंगी, केंद्र की, केंद्र की, केंद्र की।
यहाँ पे भी केंद्रक है। तो इस तरह से 4 केंद्रक तो आपस में, 3 केंद्रक ऊपर 3 केंद्रक नीचे, 2 केंद्रक जो होते हैं वो बीच में ही रह जाते हैं। इसमें ये जो तीनों कोशिकाएं होती हैं ये मुख के विपरीत होती हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिमुख कोशिका। ये होती है प्रतिमुख कोशिका। ये जो होता है आपके पास क्या, ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक। और ये 3 कोशिकाएं जो होती है आपके पास क्या, सॉरी, इसमें से आपके पास 2 जो कोशिका होती है वो होती है आपका सहायक कोशिका। एक कोशिका जो होती है वो कहलाती है आपके पास क्या, अंड कोशिका। अंड कोशिका। सभी कैसे हैं भाई, तो ये तो सभी लोग हैप्लॉइड भी है, एन हो गया, एन हो गया, एन हो गया, ये भी एन है, सभी एन है। ये जो होती है आपके पास क्या होती है, ये होती है आपके पास क्या, 2n होती है, द्विगुणित तो होती है, अर्थात ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं 2n होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अवस्था आती है आवृतबीजी पादपों में, इस अवस्था को कहते हैं जब ओव्यूल परिपक्व हो चुका होता है तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, देखो कितनी कोशिकाएं हैं, 1 2 3, ये 4 कोशिका, 5 6 और 7 कोशिका, 7 कोशिकीय अवस्था होती है। और केंद्रकों की अगर संख्या देखी जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी अवस्था जो होती है वो कहलाती है आपके पास क्या, 7 कोशिकीय। ठीक है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार बहुविकल्पी क्वेश्चनों में भी आपके पास क्या, जो परिपक्व भ्रूणपोष होता है या फिर क्या परिपक्व ओव्यूल होता है उनके अंदर कौन सी अवस्था पाई जाती है। आवृतबीजी पादपों में जो ओव्यूल है जब परिपक्व हो चुका होता है तो उनकी यह अवस्था कितने केंद्रकों और कितने कोशिकाओं वाली होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था होती है। जब ओव्यूल ऐसा बन चुका होता है तो उसके बाद आपके पास क्या, ये अवस्था परिपक्व हो चुकी है। अब क्या होता है आपके पास, परिपक्व होने के बाद ये होता है, आएगा आपके पास क्या, जो परागकण है, इसके पहले हमने परागकणों के अंकुरण के बारे में इसके पहले वीडियो में देखा, तो वही परागकण आया और यहाँ पे इसका अंकुरण हुआ। मान लीजिए परागकण है और इसका जब अंकुरण होता है तो ये बनाता है आपके पास क्या, एक पॉलन ट्यूब बनाती है। और इस पॉलन ट्यूब के माध्यम से ये पराग नलिका, जिसको हम लोग पराग नलिका भी कहते हैं, ये पराग नलिका ऐसे आगे बढ़ती है और इस तरह से आगे निषेचन के लिए आपके पास क्या, ओव्यूल की ओर बढ़ती है। जब ओव्यूल की ओर आती है तो पहले ही पहुंचती है आपके पास क्या, ये मुख व्यास। इस तरह से ध्यान देंगे। इस समय जो आपके पास विभाजन की अवस्था चल रही थी, मतलब आया है, तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है आपके पास क्या, ट्यूब न्यूक्लियस होता है, हमने आपको पहले बताया था। और इसमें जो होते हैं आपके पास क्या, 2 केंद्रक और होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते थे, नरयुग्मक, जिनको हम लोग क्या कहते थे, मेल गैमेट भी कहते हैं। ये मेल गैमेट है, नरयुग्मक है। और इसमें आपके पास क्या, एक पॉलन ट्यूब या फिर ट्यूब न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, ये जो नरयुग्मक यहाँ पर आते हैं तो इसके बाद आता है निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन होता क्या है, जब कभी भी आपके पास क्या, कोई नरयुग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित हो जाता है, फिर उसके साथ फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है, तो यह क्रिया जो होती है आपके पास क्या, निषेचन कहलाती है। अब ये ध्यान रखना है आपके पास क्या, आवृतबीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन क्या होता है, इसमें टिप्पणी भी पूछी गई, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन ध्यान दे बच्चों, दोहरा निषेचन क्या है, जब आवृतबीजी पादपों में परागकण अंकुरित होकर के ओव्यूल में आता है या फिर ओव्यूल तक आता है, उसके बाद उसकी जो
परागनलिका होती है वो आकर के ओव्यूल में प्रवेश करती है, और जब ओव्यूल में प्रवेश करती है, ओव्यूल में यहाँ पे आपके पास कुछ कोशिकाएं हमने आपको बताई थी, कोशिकाएं आपके पास थी 3 कोशिकाएं बिल्कुल इस तरह से, वो कहलाती हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, और 3 कोशिकाएं यहाँ पे भी हैं, और एक ध्रुवीय केंद्र किस तरह का है, और ये आपके पास 3 कोशिकाएं। तो होता क्या है, बिल्कुल परागकण का अंकुरण, ये परागकण अंकुरित हुए, अंकुरित होने के बाद हमने बताया था पराग नलिका जो होती है उसके माध्यम से 2 नरयुग्मक जो होते हैं वो ओव्यूल में प्रवेश करते हैं इस तरह से। एक नरयुग्मक बिल्कुल आगे तो एक नरयुग्मक पीछे, इस प्रकार से आपके पास 2 नरयुग्मक जो है प्रवेश कर रहे हैं। दो नरयुग्मक प्रवेश कर रहे हैं। नरयुग्मक जैसे प्रवेश करते हैं तो एक बार ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये ओव्यूल के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, पहला नरयुग्मक जो होता है, पहला नरयुग्मक जो होता है वो आकर के अंड कोशिका के साथ, जो पहला नरयुग्मक आएगा, हमारे यहाँ पास ये पॉलन ट्यूब है, अंदर प्रवेश कर रही है, परागनलिका अंदर प्रवेश कर रही है, इसमें जो पहला नरयुग्मक होता है वो आकर के पहला निषेचन जो होता है वो अंड कोशिका के साथ, यहाँ पे हो रहा है, ये एग सेल है, ये अंड कोशिका है, आप अंड कोशिका कह लीजिए, अंड कोशिका है, और अंड कोशिका में एक नरयुग्मक आकर के इस प्रकार से निषेचन करता है, पहला निषेचन हो गया। दूसरा नरयुग्मक बिल्कुल इसके बाद तुरंत आता है और आकर के यहाँ पे ध्रुवीय कोशिका या फिर ध्रुवीय केंद्रक कहते थे, जो ध्रुवीय केंद्रक है इसमें आकर के ये दूसरा निषेचन करता है। तो निषेचन 2 जगह होता है, एक अंड कोशिका के साथ होता है और एक ध्रुवीय केंद्रक के साथ होता है। इस प्रकार से बच्चों ये निषेचन 2 जगह होने के कारण इसको कहा जाता है बस दोहरा निषेचन। जितने भी आवृतबीजी पादप होते हैं उसमें नरयुग्मक जो होते हैं, एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ और दूसरा नरयुग्मक जो होता है वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ आकर संलयित हो जाता है। इस प्रकार नरयुग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। तो निषेचन 2 जगह हो रहा है, एक अंड कोशिका के साथ और एक ध्रुवीय केंद्रक के साथ। होता क्या है, जब अंड कोशिका है वो हैप्लॉइड होती है और एक नरयुग्मक और है वो भी हैप्लॉइड है, तो इस प्रकार से कुल 2n बनते क्या, ये कहलाते हैं आपके पास क्या बनता है, आपके पास भ्रूण बनता है, ये भ्रूण का निर्माण होता है यहाँ पे। और इस प्रकार से आपके पास क्या, निषेचन के बाद एक अंड कोशिका और एक आपके पास मेल गैमेट दोनों आपस में जुड़ करके 2n भ्रूण का निर्माण करते हैं। भ्रूण जो होता है वो इस प्रकार से द्विगुणित हो जाता है। और यहाँ पे अगर देखा जा रहा है तो आपके पास ध्रुवीय केंद्रक पहले से ही 2n है, ध्रुवीय केंद्रक पहले से ही 2n है, एक n और अंड कोशिका का या फिर कैसे नरयुग्मक का आता है। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या अगर देखी जाए तो आपका बनता है 3n, 2n ये एक ही है, आपका 2n पहले से 2 केंद्रक थे, ठीक, और एक केंद्रक और आकर के जुड़ जाता है तो बनता है आपका 3n। जब ये 3n हो जाता है इसका मतलब ये होता है आपका त्रिगुणित, क्या बनता है ये बनता है आपके पास भ्रूण पोष बनता है, ये बनता है आपके पास क्या भ्रूण पोष, जो भ्रूण को पोषण देने में भाग लेता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपका ये पहला टॉपिक है, मतलब क्या जो भी पॉइंट है इसमें हमने क्या किया, 2 निषेचन बताया। द्विनिषेचन क्या है, जब एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ और दूसरा नरयुग्मक जो होता है ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विनिषेचन कहते हैं। एक होता है त्रिय समेकन, एनसीईआरटी कहते हैं त्रिय समेकन। जब बात त्रिय समेकन की आती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ये जो ट्रिपल फ्यूजन है इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात 3 केंद्रकों का आपस में फ्यूज होना, ठीक है, त्रिय संलयन, त्रिय समेकन, ठीक है। तो ये क्रिया क्या होती है, इसको लोग त्रिय संलयन भी कहते हैं, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं त्रिय संलयन। तो त्रिय संलयन है क्या, त्रिय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जब हमारे पास ओव्यूल जो है, ये जो ओव्यूल है इसमें आपके पास क्या, ये तो हो गया आपके पास क्या, ये तीनों प्रतिमुख कोशिकाएं हो गई, ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास एक अंड कोशिका हो गई जो आगे चल करके द्विगुणित होकर के इस समय क्या कर रही है,
ये भ्रूण का निर्माण कर दी। अगला तो आपके पास क्या बाकी, तो ये आपके पास क्या खत्म हो जाती है। आपके पास क्या जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं और सहायक कोशिकाएं होती है, निषेचन के बाद इनका काम खत्म होता है। सहायक कोशिका का काम क्या होता है, जब यहाँ पर आपके पास पराग नली का अंदर प्रवेश करता है तो नर युग्मक को क्या करते, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, अर्थात उनको कहां जाकर के लगना, इस क्रिया को भी क्या है, ये सहायक कोशिका ये मार्गदर्शन करती है कहां पे जाकर के आपको लगना है। अब एक आता है क्या पास, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं त्रिय समीकरण की। तो त्रिय समीकरण मतलब क्या होता है, 3n, अर्थात आपके पास क्या है एन, ये त्रिय समीकरण मतलब क्या, 3 केंद्रक आपस में फ्यूज हो रहे हैं, एन ये पहले से ये 2n था, एन एन और एक एन और आगे से है, इस तरह से आपके पास क्या 3 गुणसूत्र हो गए। ये दोनों किसके हैं, तो ये पहले से आपके पास दोनों जो है वो आपके पास ध्रुवीय केंद्रक के हैं, ध्रुवीय केंद्रक है। और आपके पास एक और आ रहा प्लस एक होता है आपके पास क्या नर युग्मक। तो आपका दो चीज है, एक आपके पास क्या ध्रुवीय केंद्रक है और दूसरा आपका पास नर युग्मक। तो ये नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार से 3n त्रिगुणित जो होता है आपके पास क्या भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और जब त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है तो यह क्रिया भी कहलाती है क्या त्रिय समीकरण। तो प्यारे बच्चों आप ये ध्यान रखिएगा द्विनिषेचन क्या होता है और त्रिय समीकरण क्या होता है। आवृत्तिबीजी पादपों में इसके बाद जो होता है ये आगे चल करके भ्रूण जो होता है वो आगे चल करके सीड का निर्माण करता है और ये इसके अंदर जो होता है वो भ्रूण को पोषण देने वाला काम भ्रूणपोष का होता है। थैंक यू। अगला वीडियो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें देखेंगे भ्रूणपोष के विकास में और कैसे पुष्पीय पादपों में किस प्रकार से क्या इनके आवृत्तिबीजी पादपों में बीजों का अंकुरण कैसे होता है, इन सभी चीजों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।